There are so many things which are involved in this. Diabetes, blood pressure, मोटापा, ओबेसिटी हम देख रहे हैं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फर्स्ट टाइम किडनी स्टोन का पेशेंट है, उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। रीनल स्टोन्स की जब बात करते हैं तो हम तीन चीजें उसमें देखते हैं, किडनी में स्टोन, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हिंदी में मूत्राशय कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन। रीनल स्टोन्स, किडनी में जो स्टोन्स होते कई बार वो साइज में बड़े हो जाते, तब तक भी वो दर्द नहीं करते। हम हॉस्पिटल तब जाते हैं जब हमें पेन होता है। यदि पेन की सिविरिटी बहुत है तो इट इज़ एन मेडिकल इमरजेंसी। डायग्नोसिस की हम बात करेंगे, किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है? क्या अल्ट्रासाउंड काफ़ी है या सिटी स्कैन भी कराना पड़ता है? उसमें 3 mm का स्टोन भी फंस सकता है, 7 mm का स्टोन भी फंस सकता है। पालक या बीज वाली सब्जियां हम कहते हैं, टमाटर हुआ, भिंडी, ब्रिंजल, बैंगन, इस तरह की चीज़ों को भी वो अवॉइड करते हैं, क्या ये सही? Hello and welcome to Men's Good Health Podcast channel. I'm your host, Sanyukta. Today we'll dive into a topic that sends thousands to emergency room every year. जी हाँ, हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन्स पर। भारत में किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि अब भारत स्टोन बेल्ट कहलाने लगा है। So, to throw more light on the subject of kidney stones, we have with us well-known urologist of India, Dr. Nitesh Patidar, who is currently associated with Apple Hospital, Indore. Men's Good Health Podcast चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो क्योंकि किडनी स्टोन्स पर हम बात कर रहे हैं तो यही आपसे जानना चाहेंगे, भारत में किडनी स्टोन्स की पेशेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? भारत एक ऐसे जियोग्राफिकल जोन में आता है जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण पसीना ज़्यादा आता है। इस कारण से हमें हमेशा पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है। इस वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनती है और इस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में कैल्शियम और ऑक्जेलेट जो मिनरल्स होते हैं, ये आपस में बाइंड करके क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और उस पर फर्दर स्टोन बन जाता है। इस कारण भारत स्टोन बेल्ट कहलाता है। हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एक कारण है। दूसरा कारण है हमारी जो भारतीय डाइट है। हमने इसमें देखा है कि लोग हाई सॉल्ट डाइट लेते हैं। हाई सॉल्ट डाइट के कारण स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम में स्टोन बनने की प्रवृत्ति यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इस कारण से भारत में स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। बिल्कुल, ये तो हमने समझ लिया कि भारत में स्टोन बनने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा क्यों है। जी। अब ये आपसे डॉक्टर जानना चाहेंगे, जो फर्स्ट टाइम किडनी स्टोन का पेशेंट है, उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। किस तरह से वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं? किस तरह के सिम्पटम्स होते हैं जो उन्हें बॉदर करते हैं? रीनल स्टोन्स की जब बात करते हैं तो हम तीन चीज़ें उसमें देखते हैं, किडनी में स्टोन, यूरेटर यानी वो चैनल जिसके थ्रू किडनी जो यूरिन बनाती है वो ब्लैडर में जाता है, यूरेटर में स्टोन, और यूरिनरी ब्लैडर जिसे हिंदी में मूत्राशय कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन। तो तीन प्रकार के स्टोन्स को हम डील करते हैं। तीनों की प्रेजेंटेशन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। यूजुअली जब हम देखते हैं कि कैजुअल्टी या इमरजेंसी में कोई सीवियर एब्डोमिनल पेन या सीवियर फ्लैंक पेन जो कमर के एक हिस्से में दर्द होता है उससे जाता है, तो हम ये अंदाज लगाते हैं कि पेशेंट को यूरेटर यानी किडनी की नली में स्टोन हो सकता है। रीनल स्टोन्स, किडनी में जो स्टोन्स होते हैं कई बार वो साइज में बड़े हो जाते हैं, तब तक भी वो दर्द नहीं करते। बट यूरेट्रिक स्टोन वो 4 mm का भी हुआ तो बहुत तेज दर्द कर सकता है। एट द सेम टाइम यूरिनरी ब्लैडर स्टोन मोस्ट ऑफ द टाइम किडनी और यूरेटर में से गिर के यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। वो ग्रेजुअली साइज में बड़े होते हैं और वो पेशाब में तकलीफ करते हैं। सो किडनी स्टोन्स के जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहला तेज दर्द पेट में या कमर के बाईं या दाईं ओर। दूसरा, पेशाब में तकलीफ। जब स्टोन्स नीचे यूरेटर में ब्लैडर और यूरेटर के जंक्शन पे आ जाते हैं तो वो यूरिनरी सिम्टम्स भी करते हैं। पेशाब जल्दी जल्दी आना, पेशाब करने में दर्द होना, पेशाब में जलन होना, ये सिम्टम्स होते हैं। तीसरा, हेमेचूरिया। हेमेचूरिया का मतलब होता है पेशाब में ब्लड आना। स्टोन्स जब यूरेटर से फ्रिक्शन होता है तो यूरेटर या ब्लैडर में से ब्लीडिंग होती है जिसके कारण पेशाब में ब्लड आता है। इसके अलावा
जब यूरेटर में स्टोन फंस जाते हैं तो वो नौजिया और वॉमिटिंग कराते हैं, लोगों को उल्टी या उल्टी जैसा लगना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें ये इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को किडनी में, यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में पथरी हो सकती है। डॉक्टर, सिम्टम्स की हमने बात की, तो किडनी स्टोन अटैक जो है या ये सिम्टम्स जो हैं अगर दिख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो क्या ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है या इंतजार किया जा सकता है? अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज है कि दर्द का प्रकार क्या है, दर्द कितना सीवियर है। हम हॉस्पिटल तब जाते हैं जब हमें पेन होता है। यदि पेन की सिविरिटी बहुत है तो इट इज एन मेडिकल इमरजेंसी। पेन हल्का दर्द लेकिन कांस्टेंट बना हुआ है तो भी हमें यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट इसलिए करना चाहिए। कई बार किडनी के जो बड़े स्टोन्स रहते हैं वो बहुत दर्द नहीं करते, बट डल एकिंग पेन बना रहता है। इसके लिए हमें डॉक्टर से मिलके इवैल्यूएशन करना चाहिए। कई बार स्टोन बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो रीनल फंक्शन पे असर डालते हैं। इस कारण से हमें जब भी एब्डोमिनल या फ्लैंक पेन है, वॉमिटिंग हो रही है, पेशाब में कोई तकलीफ हो रही है, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए। फर्दर इवैल्यूएशन पे हम ये जान सकते हैं कि किस प्रकार का दर्द है, ये किडनी स्टोन का है, यूरेटर स्टोन का पेन है या ब्लैडर का है। जहाँ तक यूरेट्रिक स्टोन की बात है, क्योंकि एक पतली सी ट्यूब होती है, इसमें एक बार स्टोन फंसता है तो ये बहुत ही सीवियर पेन करता है। इसका दर्द हमारे शरीर में, हम कह सकते हैं कि सबसे तेज दर्द यूरेट्रिक कैलकुलस का ही होता है। ऐसे में ये मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। लोग इमरजेंसी रूम में जाते हैं और वहाँ पे इवैल्यूएशन के दौरान पता पड़ता है कि यूरेटर में स्टोन है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का एब्डोमिनल या फ्लैंक पेन होता है तो उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और हमारे यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और इवैल्यूएशन की आपने बात की, इवैल्यूएशन का आपने ज़िक्र किया, डायग्नोसिस की हम बात करेंगे। किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है? क्या अल्ट्रासाउंड काफ़ी है या सिटी स्कैन भी कराना पड़ता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्ट्रासाउंड इज अ फर्स्ट टेस्ट टू असेस एब्डोमिनल पेन। ये एब्डोमिनल पेन किडनी यूरेटर के स्टोन की वजह से भी हो सकता है। ये एब्डोमिनल पेन अपेंडिकुलर इश्यूज के कारण भी हो सकता है। हमारे पेट में कई ऑर्गन्स है, उनमें से किसी और ऑर्गन की किसी पैथोलॉजी के कारण भी हो सकता है। हमें अल्ट्रासाउंड इज द फर्स्ट टेस्ट, वो हमें ये बताता है कि ये किस ऑर्गन स्पेसिफिक की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसके दर्द का प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन एक इनिशियल अल्ट्रासाउंड से हम ये जान सकते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन की वजह से हो रहा है या किडनी स्टोन की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं कहूंगा फर्स्ट टेस्ट इज ऑलवेज एन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि यूरेटर में स्टोन, जो किडनी की नली की पथरी है, अल्ट्रासाउंड छोटे स्टोन्स को कई बार नहीं देख पाते। उसकी वजह यह है कि हमारी आंतों में गैस होती है। यूरेटर रिट्रोपेरिटोनियम का पार्ट है, मतलब हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी उसके पिछले हिस्से में होता है। तो बॉवेल गैसेस के कारण कई बार अल्ट्रासाउंड में लोअर यूरेट्रिक स्टोन्स दिख ही नहीं पाते। पेशेंट को सीवियर पेन है और अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है। ऐसे में सीटी स्कैन इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सीटी स्कैन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, जो हमें एक इनिशियल इंफॉर्मेशन देता है, और दूसरा होता है कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, जिसे बोलते हैं सीटी आईवीपी या सीटी यूरोग्राफी। दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर असेसमेंट ऑफ रीनल, यूरेट्रिक और ब्लैडर स्टोन। तो सीटी स्कैन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह हमें स्टोन की लोकेशन, नंबर ऑफ द स्टोन्स, साइज ऑफ द स्टोन्स, हॉन्सफील्ड यूनिट मतलब स्टोन की हार्डनेस क्या है, उसका किडनी, यूरेटर और ब्लैडर से क्या रिलेशनशिप है, वो किस जगह पे है, वो पता चलता है। इसलिए सीटी स्कैन एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है और ऑलमोस्ट सभी स्टोन पेशेंट में सीटी यूरोग्राफी या नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी टेस्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो डायग्नोसिस हो गया, ये पता चल गया कि स्टोन कहाँ है, क्या साइज है, कितनी हार्डनेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ट्रीटमेंट कैसे होगा। इस पर मैं ज़्यादा ज़ोर इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि जो आम लोग हैं उनके मन में सर्जरी को लेकर बहुत ज़्यादा डर होता है। क्योंकि किडनी स्टोन बहुत कॉमन है तो लोगों को लगता है कि सर्जरी होती ही है, होगी ही। तो ऐसे में ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या है और क्या सर्जरी ही उसका एकमात्र उपाय है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। किडनी स्टोन, यूरेटर स्टोन और ब्लैडर स्टोन, इन स्टोन्स के लिए कई प्रकार के ऑपरेशन हैं और कई बार हम कंजर्वेटिव मेडिकल मैनेजमेंट भी करते हैं। मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा।
हम सबसे पहले बात करेंगे यूरेट्रिक स्टोन की। यूरेटर एक पतली ट्यूब है, उसमें 3 mm का स्टोन भी फंस सकता है, 7 mm का स्टोन भी फंस सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि 5, 6, 7 mm तक के स्टोन्स स्पॉन्टेनियसली या मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा निकल सकते हैं। हम पेशेंट कई बार सीवियर पेन में आते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि स्टोन 6 mm का है, लोअर यूरेटर में है, तो हम उन्हें सलाह देते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। हम दवाइयों द्वारा उसका इलाज करते हैं, पेशेंट को वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए कहते हैं, और इफ़ पेशेंट इज़ एसिम्प्टोमेटिक, हम 1 से 2 हफ्ता इंतजार करके फिर अल्ट्रासाउंड रिपीट करके देखते हैं कि क्या यह स्टोन पास हो गया है या अपनी पूर्व लोकेशन, मान लीजिए कि अपर यूरेटर में है, तो उससे क्या मिड यूरेटर या लोअर यूरेटर में आ गया है। ऐसे में स्टोन के स्पॉन्टेनियस पैसेज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है या वो पास हो जाते हैं, तो फॉलोअप अल्ट्रासाउंड हमें उसमें मदद करता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें छोटा स्टोन भी बहुत ज़्यादा तकलीफ कर देता है, एंड डिस्पाइट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ ओरल ट्रीटमेंट, यदि उससे आराम नहीं है, तो हम ऐसे में इंजेक्शंस का सहारा लेते हैं, पेशेंट को एडमिट करते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनसे थोड़ा डाईयूरेसिस होता है, इसका मतलब यूरिन की मात्रा बढ़ती है, ऐसी दवाइयों से प्रयास करते हैं कि छोटे स्टोन स्पॉन्टेनियसली पास हो जाए। इसके बावजूद भी यदि स्टोन पास नहीं हो रहा है, दर्द पहले की तुलना में बढ़ रहा है, पेशाब में तकलीफ हो रही है, उल्टियाँ ज़्यादा हो रही है या पेशेंट को फीवर आ रहा है, ऐसी कंडीशन में हम यूरेट्रिक स्टोन के लिए भी सर्जरी एडवाइस करते हैं। जहाँ तक यूरेट्रिक स्टोन की सर्जरी का सवाल है, इस सर्जरी को यूरेट्रोस्कोपी कहा जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूआरएसएल कहते हैं। यूआरएसएल में हम एक पतली दूरबीन पेशाब के रास्ते के माध्यम से यूरेटर में ले जाते हैं और स्टोन को लेजर या लिथोक्लास के माध्यम से ब्रेक करते हैं, उसके छोटे फ्रेगमेंट्स करते हैं और स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि यूरेटर नली में स्टोन की वजह से स्वेलिंग, जिसे हम एडिमा कहते हैं, जिसे हम हिंदी में सूजन कहते हैं, ये ज़्यादा है, तो ऐसे में हम किडनी में एक स्टेंट डालते हैं, जिसे DJ स्टेंट यानी डबल J स्टेंट कहा जाता है, और उसे 2 to 3 वीक्स में निकाल देते हैं, जिससे कि ये जो स्वेलिंग हो रही है यूरेटर में, वो कम हो जाती है। तो ये यूरेट्रिक स्टोन है। तो यूरेट्रिक स्टोन में हमारा प्रोटोकॉल इस तरीके से रहता है कि यदि पेशेंट को 7 mm या उससे छोटा स्टोन लोअर यूरेटर में है, तो उसे हम मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं किडनी के स्टोन्स पे। किडनी के स्टोन में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। इफ रीनल स्टोन्स आर स्मॉल इन साइज, फॉर एग्जांपल 5 mm, 6 mm किडनी में है, साइलेंट है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है बट मल्टीपल स्मॉल स्टोन्स है, ऐसे में हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, जैसे कि वाटर इनटेक बढ़ाए, सॉल्ट इनटेक कम करे, थोड़ा साइट्रेट, इंडिया में साइट्रेट की कमी काफ़ी देखी जाती है, तो हाइपोसाइट्रेट यूरिया के कारण स्टोन ज़्यादा बनते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप नींबू, संतरा, मौसम्बी ये चीज़ें ज़्यादा लें, और कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं यदि वो स्टोन्स एसिम्प्टोमेटिक है। तो स्टोन सिम्प्टोमेटिक है तो कई फैक्टर्स देखे जाते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 और 1.5 सेंटीमीटर स्टोन का। एक पेशेंट को किडनी में 1 to 1.5 सेंटीमीटर स्टोन है। अब हमें पता है कि ये यूरेटर से पास नहीं होगा और सिम्प्टोमेटिक भी है, पेशेंट को दर्द हो रहा है, तो वो क्या ऑप्शंस हैं जो हम इस स्टोन को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। 1 by 1 हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिथोट्रिप्सी, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहा जाता है, ESWL। आम भाषा में इसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन होता है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी में किडनी में बैक साइड से पंक्चर करके स्टोन को ब्रेक किया जाता है। तीसरा ऑप्शन होता है RIRS, रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसमें ट्रांस यूरेथ्रली पेशाब के माध्यम से, पेशाब के रास्ते के माध्यम से एक फ्लेक्सिबल यूरेट्रोरिनोस्कोप को किडनी में प्रवेश कराया जाता है और वहां पे लेजर से स्टोन को ब्रेक करते हैं। इसके बाद के ऑप्शन जो रहते हैं वो बहुत बड़े स्टेगॉन कैलकुलस के लिए ओपन पाइलोलिथोटमी या ओपन नेफ्रोलिथोटमी होता है।
ओपन सर्जरीज आज के दौर में काफ़ी कम हो गई है। ये तभी की जाती है जब स्टोन बर्डन बहुत ज़्यादा है और जो पीसीएनएल या दूसरे ऑप्शंस के द्वारा ट्रीट नहीं किया जा सकता है, या साथ में जैसे पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें पाइलोप्लास्टी यानी रुकावट को भी हटाना है और स्टोन को भी निकालना है। ऐसी कंडीशन में हम ओपन सर्जरी करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टोन्स मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स के द्वारा किए जाते हैं। अब 1.5 सेंटीमीटर के रीनल स्टोन के लिए लिथोट्रिप्सी की जा सकती, आरआईआरएस किया जा सकता है, पीसीएनएल किया जा सकता है। तो हम कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट में किस स्टोन के लिए इनमें से कौन सा प्रोसीजर ठीक रहेगा। जैसे कि स्टोन की नंबर एंड लोकेशन, एक स्टोन है या मल्टीपल स्टोन है, लोकेशन पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन मतलब किडनी और यूरेटर के जंक्शन पे या किडनी के ऐसे कैलिक्स में जहाँ पे एंट्री करना बहुत आसान नहीं है। किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी स्वेलिंग कितनी है। हाइड्रोनेफ्रोसिस से डिसाइड होता है कि क्या पीसीएनएल किया जा सकता है या आरआईआरएस जैसी सर्जरी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो एक चीज होती है स्टोन की हार्डनेस, जिसे सीटी स्कैन में हॉर्न्सफील्ड यूनिट के द्वारा मेजर किया जाता है। तो एक हम ये देखते हैं कि स्टोन की हार्डनेस कितनी है। इफ इट इज मोर देन 1000 हॉर्न्सफील्ड यूनिट तो लिथोट्रिप्सी जैसे ऑप्शन की सफलता थोड़ी कम देखने को मिलती है। एक पेशेंट जिसे 1.5 सेंटीमीटर का स्टोन है जो किडनी के लोअर कैलिक्स में है, जिसमें हॉर्न्सफील्ड यूनिट 1000 यूनिट से ज़्यादा है और जिसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस भी बिल्कुल नहीं है और कैलिक्स की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे में लिथोट्रिप्सी बहुत सफल नहीं हो पाती। स्टोन की हार्डनेस कम है, पेल्वियोरेट्रिक जंक्शन पे है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर का साइज है, तो लिथोट्रिप्सी की जा सकती है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है पीसीएनएल। पीसीएनएल को गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर रीनल स्टोन कहा जाता है। पीसीएनएल सभी प्रकार के स्टोन्स को ऑपरेट करके निकाल सकते हैं। पीसीएनएल से स्टोन छोटा हो या बड़ा, सभी प्रकार के स्टेगहॉर्न कैलकुलस हो तो भी पीसीएनएल किया जा सकता है। ये बहुत हाईली स्किलफुल सर्जरी है। इसमें किडनी में पंक्चर करके किडनी का एक ट्रैक डायलेटेशन किया जाता है और लेजर के माध्यम से या लिथोक्लास के माध्यम से स्टोन को ब्रेक करके निकाल दिया जाता है। आज के दौर में ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसके बाद एक रिसेंट एडवांसमेंट में हम कहेंगे आरआईआरएस, रिट्रोग्रेड इंट्रा रीनल सर्जरी। इसमें हम ट्रांसयूरेथ्रली किडनी में जाते हैं। एक छोटी दूरबीन जिसे फ्लेक्सिबल यूरेट्रोरिनोस्कोप कहा जाता है, उसे ट्रांसयूरेथ्रली किडनी में डालकर लेजर के माध्यम से स्टोन का बिल्कुल डस्ट कर दिया जाता है, एक बारीक पाउडर बना दिया जाता है और वो स्टेंट के माध्यम से बाहर निकल जाता है, या आजकल सक्शन शीट आ गई तो उसी समय सब बाहर कर दिया जाता है। आरआईआरएस में कई मरीज मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज है, आरआईआरएस कुछ पेशेंट में 2 स्टेज में होता है, क्योंकि हमें ट्रांस यूरेथ्रली यूरेटर में जाना है जो कि एक पतली ट्यूब है, तो कई बार हमारी दूरबीन नहीं जा पाती है, तो हम पहली स्टेज में किडनी में स्टेंट डाल देते हैं। 2 से 3 हफ्ते में यूरेटर थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तब हम दूरबीन को प्रवेश करा सकते हैं। तो सेकेंड स्टेज में ऐसे में हम आरआईआरएस करते हैं। इट्स अ वेरी गुड सर्जरी। ये मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट फॉर रीनल कैलकुलस है और आजकल अच्छे लेजर्स और अच्छी फ्लेक्सिबल स्कोप्स अवेलेबल होने के कारण आरआईआरएस का नंबर काफ़ी बढ़ गया है। जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो किडनी और यूरेटर के स्टोन्स के लिए किए जाते हैं। यूरेट्रोस्कोपी, लिथोट्रिप्सी, पीसीएनएल एंड रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। बिल्कुल। और अब कुछ मिथ्स को बर्स्ट करने की कोशिश करेंगे, वो भ्रामक बातें जिसे लोग सच मान बैठते हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो किडनी स्टोन से रिलेटेड लोगों के मन में है कि एक बार प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया, किडनी स्टोन हट गया, रिमूव हो गया, तो दोबारा नहीं होता है। एक बार किडनी स्टोन निकल जाने के बाद जीवन में कभी किडनी स्टोन नहीं होगा, ये एक भ्रांति है। किडनी स्टोन एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हम देखते हैं डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई सॉल्ट इनटेक, हम जिस जोन में रहते हैं, ये सारी चीजें मिलके हमेशा एक डिहाइड्रेटेड स्टेट बना के रखती है। ऐसे में जो लोग जिनको पहले स्टोन बन चुके हैं, ये रिकरेंट स्टोन फॉर्मर, इनमें बार बार स्टोन बनने का चांस रहता है। इसलिए ये कहना कि एक बार मेरा स्टोन ऑपरेट हो गया मुझे कभी नहीं होगा, ये सही नहीं रहेगा। हाँ,
कुछ पेशेंट्स जिनको यूरेटर में एक छोटा स्टोन है जो दूरबीन के द्वारा ऑपरेट करके निकाल दिया गया है, बाद में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किए गए हैं। पेशेंट ने अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि सॉल्ट इंटेक कम किया, वाटर इंटेक बढ़ाया, दूसरे फैक्टर्स पे काम किया है, वजन कम किया। इन सब चीज़ों से रिकरेंट स्टोन बनना बंद हो सकता है, लेकिन ये उन्हीं केसेस में देखा जाता है जब एक सिंगल स्टोन हो। कई पेशेंट में मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, इन्फेक्शन बार-बार होता है, उनमें रिपीटेड स्टोन बनने का चांस रहता है। एक और बात जो लोग अक्सर कहते हैं कि कैल्शियम इंटेक कर देना चाहिए अगर स्टोन हो गया है, या अगर आप चाहते हैं कि स्टोन फॉर्मेशन ही ना हो तो कैल्शियम इंटेक कम कर देते हैं। दही, पनीर, दूध ये लेना बंद कर देते हैं। क्या ये सही है? इसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट जब भी मेरे पास आते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी चीज़ को लेके करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें बताया गया है कि ये सब चीज़ें नहीं खाना है, और वो हमें एक लिस्ट देते हैं, उसमें मैं देखता हूँ कि 50 से 60 चीज़ें हैं। यदि वो खाना हम बंद कर दें तो हमारा नॉर्मल डाइट में कुछ भी नहीं बचता है। इस चीज़ को लेके मैं पेशेंट्स को समझाता हूँ कि आप कुछ महत्वपूर्ण बातें समझें, उनको फॉलो करें तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहला, हमारे देश में देखा गया है कि वाटर इंटेक लोगों का बहुत कम होता है। तो मैं सबसे पहली सलाह ये दूंगा कि 3 लीटर पानी रोज पिएं, फर्स्ट। सेकंड, जो डाइटरी इंटेक की आपने बात की, डाइटरी इंटेक में कैसा है कि कुछ चीज़ें स्टोन फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करती है, जैसे कि भोजन में साइट्रेट की कमी होना। अब कैल्शियम सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे आपने पूछा, कैल्शियम का है। यदि हमारी डाइट में कैल्शियम कम होगा तो हमें स्टोन ज़्यादा बनेंगे। उसकी मैं वजह बताता हूँ। तो हम भोजन में जो ऑक्जेलेट लेते हैं, वो स्टोन का एक पार्ट होता है, और ऑक्जेलेट की यदि अधिक मात्रा हमारी डाइट में है तो कैल्शियम वहाँ मदद करता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ बाइंड करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है और उसको शरीर से बाहर कर देता है। यदि कैल्शियम डाइट में कम होगा तो ऑक्जेलेट के साथ वो बाइंड नहीं कर पाएगा, और ऑक्जेलेट एब्जॉर्ब होने के लिए फ्री रहेगा, और बाद में ऑक्जेलेट स्टोन बनेंगे। इसलिए ये कहना कि हम डाइट में कैल्शियम को कम कर दें या कैल्शियम बिल्कुल बंद कर दें, तो उससे स्टोन ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा बनते हैं। इसलिए कैल्शियम, जो डाइटरी कैल्शियम है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। कैल्शियम सप्लीमेंट की जहाँ तक बात है, हमारे देश में देखा गया कि लोग बिना डॉक्टर की सलाह के कैल्शियम सप्लीमेंट लेते रहते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट अलग-अलग प्रकार के होते हैं। क्या सप्लीमेंट लेना है, उसकी क्या आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कैल्शियम सप्लीमेंट ना लें। आपको यदि कैल्शियम सप्लीमेंट की आवश्यकता है तो कैल्शियम सप्लीमेंट लें, वो भी डॉक्टर की सलाह से। अदरवाइज डाइटरी कैल्शियम की जहाँ तक बात है, वो स्टोन बनने में, जो ऑक्जेलेट के कारण बनते हैं, उसको बनने में कमी करता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की बात करते हैं। यदि कोई दूध लेता है, दूध लेना चाहिए। दूध का कैल्शियम, मिल्क कैल्शियम बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन दूध जो बिना मलाई वाला होता है, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो दूध को मलाई निकाल कर प्रयोग करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अब आता है मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, पनीर, चीज़ और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स। इनकी मात्रा हमारी डाइट में हम देखते हैं बहुत अत्यधिक नहीं रहती है। किसी भी चीज़ की अति ज़्यादा नुकसानदायक है। जो हम रूटीन फूड में नॉर्मल दही खाते हैं, वो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। जी। डॉक्टर, कुछ और डाइटरी कंट्रीब्यूटर्स जिन्हें लोग मानते हैं और खुद से लेना बंद कर देते हैं, वो है पालक या बीज वाली सब्जियां हम कहते हैं, टमाटर हुआ, भिंडी, ब्रिंजल, बैंगन, इस तरह की चीजों को भी वो अवॉइड करते हैं। क्या ये सही है? इसको समझना ज़रूरी है। जी। पालक जो है, इसमें ऑक्जेलेट कंटेंट बहुत हाई होता है। पालक, नट्स और चॉकलेट, इनमें ऑक्जेलेट कंटेंट हाई होता है, इसलिए ऑक्जेलेट स्टोन बनने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा जितनी भी बीज वाली सब्जियां हैं, इनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही स्टोन बना, उसको हर प्रकार के टमाटर और सब चीज़ बंद कर दी जाती है। अलग-अलग स्टडीज़ हैं, उन स्टडीज़ का जो निष्कर्ष है, वो बहुत प्रभावी निष्कर्ष नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनमें ऑक्जेलेट कंटेंट हाई होता है, उनको हम रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स में कहते हैं कि आप थोड़ा पालक कम खाएं।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ कुछ सब्जियां सीजनल है। जैसे इंडिया में पालक साल भर नहीं खाया जाता है, एक विशेष मौसम में हम पालक ज्यादा खाते हैं। जिन लोगों की डेली डाइट में इस प्रकार की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स साल भर चलती है, उन्हें हम कह सकते हैं कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम करें, स्पेशली पालक। अदरवाइज जो नॉर्मल भोजन हम करते हैं उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन करने की सलाह नहीं देता हूँ। तो मैं मरीजों को ये कहता हूँ कि आप पालक थोड़ा कम खाएं, काजू चॉकलेट्स कम खाएं, ऑक्जेलेट कंटेनिंग फूड को कम लें। ये मेरी सलाह रहती है। ये हुआ सब्जियों के बारे में। इसके अलावा हम आते हैं रेड मीट। रेड मीट को हम कम खाने के लिए कहते हैं, हम सॉल्ट इंटेक कम करने के लिए कहते हैं और वाटर इंटेक बढ़ाने के लिए कहते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, डाइट पर हमने बात की, पानी का इंटेक किस तरह का होना चाहिए, इस पर हमने बात की। इसके अलावा अगर हम भारत में लोगों की लाइफस्टाइल को देखें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी, मोटापा आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके साथ-साथ जेनेटिक हिस्ट्री पर भी अगर हम जाएँ, तो इसमें कितना ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि स्टोन के मामले, किडनी स्टोन के मामले कम हों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टोन्स आजकल मेटाबॉलिक डिसीज ही हो गए हैं। मेटाबॉलिक डिसीज का मतलब होता है देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ओबेसिटी हम देख रहे हैं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इन कारणों से एसिडिटी बढ़ती, यूरिक एसिड बढ़ता है और स्टोन फॉर्मेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो स्टोन डिसीज आजकल एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया है और इस कारण से हम मरीजों को सलाह देते हैं कि वो अपना वजन कंट्रोल करें, वजन न बढ़ने दें। डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। शुगर के पेशेंट्स में स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा देखा जाता है। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और हमने एक चीज़ और देखी है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें ऑफिस में एसी उपलब्ध रहता है। एसी एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट हमें देता है जो थोड़ा कूल होता है। इस कूल एनवायरनमेंट के कारण हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें वाटर इनटेक की आवश्यकता है। इस कारण से ऐसा देखा गया है ऑफिस गोइंग लोगों में वाटर इनटेक ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स बहुत कम होता है और ये डिहाइड्रेशन का एक बड़ा कारण होता है। सो यस, हमारी लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिक कॉजेस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा एक बड़ा कारण है। और जिन लोगों में रिकरेंट स्टोन बनते हैं उनमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। 24 आवर यूरिन टेस्ट, इसके बारे में भी डॉक्टर हम जानना चाहेंगे, किस तरह से ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? 24 आवर्स यूरिन टेस्ट होता क्या, पहले हम ये समझते हैं। जी। इसमें क्या होता है कि 24 आवर्स का पूरा यूरिन कलेक्ट किया जाता है और उसमें कुछ पैरामीटर्स को देखा जाता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक पेशेंट है जिसको किडनी में या यूरेटर में एक छोटा सा स्टोन है 5 mm का, जो स्पॉन्टेनियसली पास हो गया है। ऐसे फर्स्ट स्टोन फॉर्मर्स या छोटे स्टोन में 24 आवर्स का टेस्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स में 24 आवर्स का यूरिन टेस्ट करना चाहिए। हमें उसमें अलग अलग मिनरल्स का क्या क्वांटिटी है, यूरिन वॉल्यूम क्या है, बाकी पैरामीटर्स क्या है, उसके बेसिस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। यूरिक एसिड का स्टोन ज़्यादा बन रहा है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, मोनोहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं जिन्हें चेक किया जाता है और उनके आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि डाइटरी पैटर्न या बाकी चीज़ों में क्या मॉडिफिकेशन किया जाए जिससे स्टोन फॉर्मेशन कम हो सकता है। यूरिन पीएच भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो 24 आवर्स यूरिन टेस्ट से ये सारे फैक्टर्स को असेस करके इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं किसी भी पेशेंट के लिए कि उसके लिए कौन से फैक्टर्स को मॉडिफाई करना ज़रूरी है जिनसे कि रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन ना हो। जी, बहुत सारी बात डॉक्टर अभी तक हमने की किडनी स्टोन को लेकर, उसमें से कुछ ऐसी बातें थी जो शायद हम पहले से जानते थे लेकिन ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी बातें हमारे लिए बिल्कुल नई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका आप ध्यान रखेंगे। लेकिन बहुत जल्दी-जल्दी अगर मैं चाहूँ आपसे कि कोई ऐसे 5 पॉइंट्स आप बताएँ जो बहुत प्रैक्टिकल है और जिनसे हम किडनी स्टोन से बच सकते हैं या बार-बार अगर किडनी स्टोन्स होते हैं तो उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। 5 टिप्स। ये 5 टिप्स मैं अपने हर पेशेंट को देता हूँ। सबसे पहले 3 लीटर पानी रोज पीना है।
3 लीटर पानी यानी 12 ग्लास पानी, आप 12 ग्लास पानी रोज पिए, पहला। दूसरा, नींबू, संतरा, मौसम्बी, इनमें साइट्रेट होता है, आप इनका प्रयोग ज़्यादा करें। नींबू पानी साइट्रेट का बहुत अच्छा माध्यम है, आपको नींबू पानी पीना चाहिए, उससे शरीर में साइट्रेट की कमी नहीं होती है, और साइट्रेट की कमी स्टोन फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, थर्ड पॉइंट है कि सॉल्ट इंटेक को कम करें हमारी डाइट में। सॉल्ट इंटेक एक बहुत बड़ा कारण है स्टोन बनने का, तो हमें सॉल्ट डाइट में कम करना चाहिए। जिनमें रिकरेंट स्टोन बन रहे हैं उनको सॉल्ट कम लेना चाहिए। फोर्थ, एक्सरसाइज, 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक हमें डेली करना चाहिए। यदि कोई रनिंग नहीं कर पा रहा है या रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है तो भी 45 मिनट की वॉक एक बहुत ही प्रभावी तरीका है वजन को कंट्रोल करने का। इससे बहुत फर्क पड़ता है, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है, एक उसकी मूवमेंट बनाए रखता है, और इससे जो किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी एक रिदम में बना रहता है। इसलिए मैं कहूँगा कि 45 मिनट ब्रिस्क वॉक डेली करें। और पांचवा, यदि हम नॉनवेज का सेवन करते हैं तो उसकी मात्रा थोड़ी कम रखें। रेड मीट का प्रयोग, जिनको रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन होता है, वो कम से कम करें। ये 5 सलाह मैं अपने हर मरीज को देता हूँ, और जो रिकरेंट स्टोन जिनमें बनते हैं उनको ये फॉलो करना ही चाहिए। बिल्कुल, तो ये 5 टिप्स, ये 5 सलाह जो डॉक्टर ने दी है, उनका ध्यान हमें रखना ही चाहिए। अब एक छोटा-सा रैपिड फायर खेलते हैं डॉक्टर। मैं आपसे कुछ पूछूँगी किडनी स्टोन से ही संबंधित, आप उसका जवाब दीजिएगा। टी या कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, क्या ये हमारी किडनी स्टोन्स के लिए या किडनी हेल्थ के लिए अच्छी हैं या बुरी हैं? यदि हम उनको बहुत अधिक मात्रा में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अच्छा है। थोड़ा डायूरेसिस होता है टी कॉफ़ी से, इससे एक फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस बना रहता है, तो ठीक है। अत्यधिक सेवन नहीं करने का कहूँगा, क्योंकि फिर थोड़ा एसिडिटी होती है, एसिडिक एनवायरनमेंट स्टोन फॉर्मेशन के लिए बढ़ावा देता है। इसलिए इन मॉडरेशन टी एंड कॉफ़ी आर फ्रेंड्स, नॉट फूड। ओके। यस। और ऐसे ही अल्कोहल फ़ायदा करता है? कई लोग कहते हैं कि बियर पीने से स्टोन निकल जाता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न मुझसे लोग यही पूछते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। उनको उनके मित्र लोग सलाह दे देते हैं कि यूरेटर में स्टोन है, एक बियर पी लो, स्टोन बाहर हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। अल्कोहल से थोड़े समय के लिए डायूरेसिस हो सकता है, लेकिन ये सीवियर डिहाइड्रेशन करता है, और सीवियर डिहाइड्रेशन इज द कॉज फॉर स्टोन फॉर्मेशन। तो ये एक मिथ है, और बहुत बड़ा मिथ है। पब्लिक में मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो पूछते हैं, सर यूरेटर में स्टोन हो गया, घर वाले सलाह दे रहे हैं कि क्या हम एक बियर पी लें। ये बिल्कुल गलत है। बियर पीने से थोड़ी देर के लिए डायूरेसिस हो सकती है, तो मैं कई मरीजों को सलाह देता हूँ कि आप बियर की एक खाली बोतल लें, उसमें 650 ml पानी भरें और उसको एक बार में पी जाए, तब भी स्टोन बाहर हो जाएगा। सो बियर या अल्कोहल बाद में डिहाइड्रेशन करते हैं और रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन के कारण है। आप बजाय बियर या अल्कोहल लेने के एक बार में इतना पानी पीजिए। और मैं सभी व्यूअर्स को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने आखिरी बार 650 ml पानी एक बार में, और यदि जैसे लोग 2 बियर पी जाते, 1300 ml पानी एक बार में आधे घंटे में बैठ के कब पिया था? आप एक बार स्वयं सोचें। 1300 ml पानी यदि आप एक बार में घंटे में पी रहे हैं, आपको स्टोन नहीं बनेगा, तो आपको बियर खरीदने की जरूरत नहीं, आपको पानी पीने की जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि बियर या अल्कोहल डिहाइड्रेशन करा के रिकरेंट स्टोन बनाती है, इसलिए इसकी सलाह मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। और पानी कौन-सा? आरओ वाटर क्या स्टोन प्रिवेंट करता है या स्टोन बनाता है? इसमें लोगों को कंफ्यूजन है। आरओ वाटर अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मिनरल्स कम हो जाएंगे, आरओ वाटर से बिल्कुल भी मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो हमें नुकसान होगा। और आरओ वाटर यूज किया जा सकता है, वाटर की हार्डनेस कम रहती है तो स्टोन फॉर्मेशन में काफी, मतलब उसको रोकने में काफी मदद मिलती है। तो आरओ वाटर अच्छा होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऐसा फूड आइटम जो आप अपने पेशेंट्स को मना करते हैं कि न लें, किडनी स्टोन से संबंधित? मैं थोड़ा सॉल्ट इंटेक कम करने के लिए कहता हूँ, और कोक जैसी चीजें थोड़ा कम पीने के लिए कहता हूँ। थोड़ा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के लिए मना करता हूँ, सॉल्ट इंटेक कम करने के लिए कहता हूँ मैं। ये 2 चीज़ें ऐसी है जिनसे स्टोन फॉर्मेशन बढ़ता है, स्पेशली सॉल्ट इंटेक यदि ज़्यादा है तो मैं उस पे बहुत फोकस करता हूँ। मैं मरीजों को समझाता हूँ कि भाई आप सॉल्ट इंटेक कम करें। जी। जी। इतनी अच्छी बातचीत आपसे हुई डॉक्टर, और बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से हमारा डाइट, हमारी लाइफ़स्टाइल स्टोन फॉर्मेशन में मदद कर रहा है और कैसे उन्हें हमें सुधारना है और जी। एक अच्छी लाइफ जीनी है।
चलते चलते इस पूरे पॉडकास्ट को हम समाप्त करें उससे पहले क्या मैसेज, क्या संदेश आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि स्टोन फॉर्मेशन पिछले 10 साल की प्रैक्टिस में मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारी लाइफस्टाइल इसके लिए सबसे ज़्यादा जवाबदार है। स्टोन्स को ऑपरेट कर देना हमारी विजय नहीं है। स्टोन बनने से रोकना, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टोन बनने से रोकने में हमें आपकी मदद की आवश्यकता है और उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत करने की आवश्यकता है, स्पेशली रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स को। आपको किसी भी प्रकार का स्टोन रिलेटेड पेन हो तो मेरी सबसे पहली सलाह है कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। यूरोलॉजिस्ट आपके स्टोन डिसीज के लिए सबसे सही डॉक्टर है। उनको दिखा के अपने बीमारी के बारे में उचित सलाह लें। हर स्टोन को ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब ऑपरेशन की आवश्यकता है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ऑपरेशन कराएं। जब मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट करें, लेकिन वो सर्जरी सबसे अच्छी है जिसे करने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान दें और स्टोन बनने से बचें। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी सलाह आपने दी है और हमारे जो लाखों लाख व्यूअर्स इस वक्त ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जी। वो अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? सो जैसा कि मैंने बताया, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और 2 हॉस्पिटल में देखता हूँ, एप्पल हॉस्पिटल भंवरकुआ और अरिहंत हॉस्पिटल गुमास्तान। इन दोनों हॉस्पिटल में आप मुझसे मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पे स्टोन प्रिवेंशन के लिए कई सारे हमारे वीडियोस चलते हैं, वो वीडियोस देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए एप्पल या अरिहंत हॉस्पिटल में मुझसे मिल सकते हैं। Thank you very much, Dr. Nitish Patidar, for Thank- joining us, for taking out time from your busy schedule. हम देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत एक व्यस्त जीवन आप जीते हैं, पेशेंट्स के साथ आपका ज़्यादातर वक्त निकलता है, लेकिन फिर भी आपने इस बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने के लिए समय निकाला। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। तो एक बार फिर दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेंस गुड हेल्थ पॉडकास्ट चैनल पर हमारे साथ बने रहने के लिए। किडनी को किस तरह से हम हेल्दी रख सकते हैं इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर भी अवेलेबल है। थैंक यू। हैव अ ग्रेट हेल्थ। गुड बाय।